एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर। इस चैप्टर को पढ़ाने की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, सो हियर आई एम फाइनली विद दिस चैप्टर। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसमें थोड़े एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ज़्यादा आते हैं और काफ़ी कुछ ये जो है ये प्रीवियस आपको जो पहले से आता है उस पर बेस्ड है। आगे फ्यूचर में व्हेन यू विल कम इन 8th स्टैंडर्ड तब भी आपको ये चैप्टर दोबारा से पढ़ना पड़ता है। कुछ टॉपिक्स जो हैं आपने अगर फिजिक्स में मैटर पढ़ रखा है उसके साथ भी ओवरलैप कर रहे होंगे, बट यस फिजिक्स का अगर आप मैटर पढ़ते हो तो उसमें थोड़ा अलग से होता है। केमिस्ट्री की बात करते हैं आप तो उसमें थोड़ा सा अलग से होता है। एनीवेज, आज के इस वीडियो में हम ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे। इट इज़ अ वन शॉट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इंक्लूडिंग द डायग्राम्स, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैटर जो ये टर्म है ये क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाई दी सेंसेज इज कॉल्ड मैटर। कोई ऐसी चीज़, मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हो। इसका मतलब कि आप चाहो तो आप उसको या तो सुन सकते हो या तो उसको टच कर सकते हो। आपके जो सेंसेस होते हैं यानी आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके थ्रू आप मैटर को पहचान सकते हो, ठीक है। मैटर क्या होता है? इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब मुझसे कोई, अगर आपको एक बात मैं बता दूं, अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज मैटर तो प्लीज़ ये मत लिख के मत आना कि इट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी परसीव बाय द सेंसेस। नो, दिस इज रॉन्ग। अगर आपको मैटर को डिफाइन करना है तो यू कैन राइट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज़ मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस इज नोन एज मैटर, ठीक है। आप चाहो तो जो लाइन मैंने बोली है इसको वापस से मैं बोल रही हूँ, ठीक है, उसको आप चाहो तो कहीं पर लिख लो। Anything that that occupies space, has mass and can be perceived by the senses is known as matter, ठीक है। तो जो ये चीज़ मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप पॉइंट्स में करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में दिया हुआ है, ठीक है। कैन बी परसीव बाय द सेंसेस, आप सेंसेस के थ्रू उसको परसीव कर सकते हो। वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका मास होता है, और सबसे बड़ी बात उसको आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जब आप बड़े होगे तो आप अच्छे से समझोगे इस लाइन का मतलब क्या है। सिंपल सा भी मैं समझाती हूँ। मैटर एक ऐसी चीज़ है जो भले ही स्टेट टू स्टेट जब चेंज होता है, जैसे आपको पता होगा सॉलिड लिक्विड में बदलता है जब आइस मेल्ट होती है, राइट। आइस सॉलिड है और जब वो मेल्ट होती है तो हमें वाटर मिलता है विच इज़ अ लिक्विड। तो जहाँ पे ये चेंज भी हो रहा है पर जो स्टेट है वो सिर्फ चेंज हो रहा है मैटर का। ना तो मैटर को नया मैटर आपने बनाया, ना तो मैटर को आपने डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड सब्सटेंसेज। मैटर जो है वो एक टाइप के पार्टिकल से बना होता है जिसे सब्सटेंसेज कहते हैं। आपको मैंने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स पढ़ाया था, उसमें हमने बात करी थी एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो मैटर क्या है? वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हम कहते हैं सब्सटेंसेज, ठीक है। One kind of matter can be distinguished from another by its physical and chemical properties. Matter एक टाइप का जो मैटर होता है, मतलब टाइप्स ऑफ मैटर होंगे, ठीक है। अब जो मैटर के टाइप्स हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं, आप कैसे पहचान सकते हो कि ये कौन से टाइप का मैटर है। यू कैन आइडेंटिफाई बाय इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करी जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इट इज़ कलर। ऑल मैटर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर वेरिड कलर्स। जितने सारे भी मैटर होते हैं, जैसे आपके पास कोई टेबल है, कोई चेयर है, पेंसिल, पेन, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इन सब की जो कलर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वेरिड कलर्स, डिफरेंट कलर्स होते हैं, इस वजह से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ओडर, मैटर शोज वेरिएशन इन ओडर और स्मेल। ओडर का मतलब होता है स्मेल, उसकी क्या फ्रेग्रेंस है, क्या स्मेल आ रही है उससे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हर मैटर की अलग अलग ओडर होती है, ठीक है। ओडर मीन्स स्मेल। सॉल्युबिलिटी, मैटर में वेरी इन सॉल्युबिलिटी इन वाटर और अदर सॉल्वेंट्स। जो मैटर होता है उसकी सॉल्युबिलिटी वेरी करती है। हो सकता है जो चीज़ वाटर में सॉल्यूबल हो वो किसी और सॉल्वेंट में सॉल्यूबल ना हो, और कोई चीज़ मैटर में सॉल्यूबल ना हो और किसी और सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हो, ठीक है। इस तरह से मैटर वेरी करता है सॉल्युबिलिटी में। हर मैटर का जो मैटर किससे बना? सब्सटेंसेस। अब जो ये सब्सटेंसेस होते हैं इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। वाटर का कुछ होगा, अल्कोहल का कुछ होगा, बेंजीन का कुछ और होगा, ठीक है। हर सारे जो ये लिक्विड्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें वेरिएशन होता है।
ओके वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम क्यों कहते हैं? हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मोस्ट ऑफ दी, मैं ये नहीं कह रही कि सारे के सारे सॉल्यूट्स में सॉल्यूट्स को डिसॉल्व कर सकता है, मोस्टली जो सॉल्यूट्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो अपने आप में वो डिसॉल्व कर सकता है। अच्छा, अगर आप भूल गए तो सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, तो लेट मी रिमाइंड यू। सॉल्यूट कोई भी एक पार्टिकल होता है, ठीक है, और कोई भी एक सब्सटेंस होता है जिसको आप वाटर में वाटर नहीं कहना चाहिए, मुझे सॉल्वेंट कहना चाहिए क्योंकि कोई और भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है। उसको जब आप मिक्स करते हो तो वो डिसॉल्व होता है अगर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास जो रिजल्टेंट निकलता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। एंड वन थिंग टू नोट ओवर हेयर, एग्जाम्पल एक दे देती हूँ सॉल्यूट का, लेट्स से सॉल्ट हमारा सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट लेट्स टेक वाटर, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन, सोल्यूशन हमें जो निकल के मिलेगा सॉल्ट और वाटर को मिक्स करके, वो हमें मिलता है सॉल्ट सोल्यूशन। नाउ कमिंग बैक टू वेयर वी वर, यहाँ पे एक अच्छा सा मैंने चार्ट लगाया है, आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हो और मेजर कर सकते हो विदाउट चेंजिंग केमिकल आइडेंटिटी। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कोई लेना देना नहीं उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन से। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो आपको सामने सामने ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, जैसे कि हो गया कलर, लेंथ, वॉल्यूम, ओपेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी होती है किसी भी चीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाए तो ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप फिजिकली बस देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में घुसना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करिए, एसिडिटी, किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी, रिएक्टिविटी, फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसके अंडर आती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर आती हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, कलर, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के। ऑलराइट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, अब मैं बात करूँ जो आपकी बुक में दिया गया है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ इतना दिया गया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं जब वेरियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ, और डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ जब डिफरेंट केमिकल्स के साथ जो केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज नोटिस करी जाती हैं जो कि होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब एक चीज अगेन, आई डो नॉट थिंक कि मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है, स्टिल आई विल जस्ट टेल यू इन वेरी शॉर्ट में अच्छे से। स्टेट्स ऑफ मैटर की देखो यार बात करी जाए तो आप सबको पता है, आप पढ़ते आ रहे हो थर्ड क्लास से, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। नंबर 1 इज अ सॉलिड, आई डोंट थिंक मुझे आपको एग्जांपल्स देने की ज़रूरत है, ठीक है। नंबर 2 आ गया सॉलिड, नंबर 2 आ गया हमारे पास लिक्विड, नंबर 3 आ गया स्टेट गैस, या लेट्स से गैसियस स्टेट, ठीक है। अब आप बड़े हो गए, आपको गैसियस की स्पेलिंग आनी चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। गैसेस और गैसियस एक ही चीज़ है, खैर मैं ऐसे लिख दे रही हूँ गैस। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन, जस्ट अ गुड पिक्चर। सॉलिड में आप देख पा रहे हो यहाँ पे एग्जाम्पल, वैसे तो मैंने कहा था मुझे एग्जाम्पल दिखाने की जरूरत नहीं है, स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू। ये क्या है? ये आइज है, इट्स अ सॉलिड, ठीक है। ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बने हुए दिख रहे हैं ना, जो ये चीज़ें, ये एटम्स कह लो इसको, मॉलिक्यूल्स कह लो, ये मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ाती हूँ थोड़ा, ठीक है। ये जो ये लिक्विड है आप, ठीक है, इसको आप देख पा रहे हो, ये क्या है? ये लिक्विड है, इससे कुछ गैस, कोई वेपर से निकल रही है, और जो वेपर निकल रही है उसे हम कहते हैं गैस, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करी जाए तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाई हुई है आपकी बुक से, थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छी टेबल है आई गेस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं है, जो काम की बातें हैं सिर्फ वही लिखी हुई हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है मैटर की, वॉल्यूम की बात करी जाए तो जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लिक्विड्स की भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लेकिन जो गैसेस होती हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि कितना क्वांटिटी उसकी जो है वो क्या है, सॉलिड की क्वांटिटी, जो जैसे आप उसको अगर मेजर करो एक वेइंग बैलेंस पे, तो जो क्वांटिटी अभी आ रही है थोड़ी देर बाद मेजर करोगे तो भी वही क्वांटिटी आएगी, सेम क्वांटिटी, ठीक है।
लिक्विड को आप मेजर करते हो तो अगेन अगर वो 50 ml आ रहा है तो वो बार बार 50 ml ही आएगा, इट विल नॉट चेंज अनटिल एंड अनलेस आप उसकी वॉल्यूम में कोई छेड़छाड़ करो, ठीक है। गैसेस की बात करी जाए तो उनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। आप इस वक्त कोई अगर चीज़ बॉयल कर रहे हो उससे वेपर निकलती है, लेट्स से 10, जस्ट कोई यूनिट नहीं, जस्ट एग्जाम्पल समझो बस, और 10 वेपर निकली तो आप दोबारा करते हो तो मे बी 5 निकले, 6 निकले, यू नेवर नो, ठीक है। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो सॉलिड है उसकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है, कम ज़्यादा नहीं होती है। लिक्विड की भी डेफिनेट होती है, लेकिन गैसेस की देयर इज़ नो गारंटी, कभी ज़्यादा हो सकती है कभी कम हो सकती है, ठीक है। शेप की बात करिए तो यू ऑल नो सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, उनका शेप हमेशा सेम रहता है। लिक्विड्स का शेप डेफिनेट नहीं रहता है। देखो सॉलिड्स का शेप डेफिनेट होता है। लेट्स से ये एक आइस क्यूब है, ठीक है। अब जो ये आइस क्यूब है, क्या इसका शेप बदलेगा अगर मैं किसी और चीज़ में रख दूँ? नो। बट अगर लिक्विड है, आप यहाँ पे देखो मैंने लिक्विड को इस कंटेनर में रखा, ये इसको एक फ्लास्क कहते हैं। आई होप आपको पता होगा, मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया, ठीक है। तो अभी इसको इस फ्लास्क में रखा हुआ है तो इसने इसका शेप ले लिया। बट अगर मैंने इसको यहाँ पे बीकर में डाल दिया तो इसने उसका शेप ले लिया। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लिक्विड्स का कोई भी डेफिनेट, यानी डेफिनेट का क्या मतलब होता है? डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स्ड, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है लिक्विड्स का। सेम गोस फॉर गैसेस। यहाँ पे देखो गैसेस ऐसे निकल रहे हैं, हो सकता है भी मैं इसमें जो बीकर है इसमें भी अगर मैं बॉयल कर दूं तो इसमें से भी वेपर निकलने लगे, और हो सकता है वो ऐसे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो गैसेस हैं उनका डेफिनेट शेप नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करी जाए तो कंप्रेसिबिलिटी का एक GIF आप अपने देख पा रहे हो कि GIF कह लो, वीडियो कह लो, ठीक है। इससे आप अच्छे से कंप्रेसिबिलिटी समझ पा रहे होगे, ठीक है। जो सॉलिड्स होते हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। लिक्विड जो होते हैं थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं, और गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। डिफ्यूजन का भी यू कैन सी अ वीडियो एंड एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन। सॉलिड्स की कोई डिफ्यूजिबिलिटी नहीं होती है, जो लिक्विड्स होते हैं वो थोड़े से डिफ्यूजिबल होते हैं, और जो गैसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूजिबिलिटी शो करती हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ये आता है एग्जाम में। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स। अब क्या आपने कभी सोचा है कि मैटर के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं? ओके, पर क्यों होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स? ऐसा क्या रीज़न है? अब तीनों के तीनों स्टेट्स जो हैं वो हैं क्या? दे आर एक्चुअली मैटर ओनली, बट अलग अलग स्टेट्स में वो एग्जिस्ट करते हैं। वाई? मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। मैटर इन एनी स्टेट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। ऊपर मैंने बताया था मैटर क्या किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। उन्हीं पार्टिकल्स को हम कभी एटम्स कहते हैं, कभी मॉलिक्यूल्स कहते हैं, कभी हम कह देते हैं उनको सब्सटेंसेस, ठीक है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं जो हम कॉमनली जनरली बोल देते हैं पार्टिकल्स के लिए, बट बेसिकली बात करिए तो मैटर किससे बना है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब जो ये पार्टिकल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर एग्जिस्ट spaces between them, a force of attraction between them, intermolecular spaces। जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में स्पेसेस होती हैं। अगर मैं सॉलिड्स की देखो पहले तो 1 मिनट में आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँगी। ये देखो यहाँ पे ये जो इमेज है, ये स्लाइड पे मत जाओ, बस जो ये इमेज है इसको देखो, या लेट्स से इस वाले को देखो। इसमें आप अगर देख पा रहे हो तो जो सॉलिड्स हैं इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, सॉरी पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। जो ये पार्टिकल्स हैं ये अपने आप में बहुत क्लोजली एक दूसरे से लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप अगर ध्यान से नोट करो तो इसमें थोड़ी सी स्पेस है बीच में, इधर भी स्पेस है थोड़ी सी, ठीक है। इसमें भी है ऊपर में स्पेस, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, तो ये स्पेसेस क्यों हैं? भले ही इसमें एकदम अटैच्ड है, बहुत क्लोजली एक दूसरे से लगे हुए हैं सॉलिड्स में पार्टिकल्स, स्टिल स्पेसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। द रीज़न बीइंग कि कंप्लीटली ऑक्यूपाइड नहीं होती हैं स्पेसेस, थोड़ी बहुत स्पेस रह रही होती है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट स्पेसेस बिटवीन देम एंड अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को साइड में रखते हुए लेट अस जस्ट फोकस ऑन दैट देयर एग्जिस्ट स्पेसेस बिटवीन देम। और जो ये स्पेसेस होती हैं और इन स्पेसेस को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस। और क्या एग्जिस्ट होता है? इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है जिसको इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहते हैं।
अभी हम वो भी पढ़ेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो ये पार्टिकल्स है एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए रहते हैं, अलग अलग नहीं होते। देखो सॉलिड में सारे जुड़े हुए हैं, लिक्विड में सारे जुड़े नहीं हैं, बट हाँ थोड़े पास पास में हैं। गैसेस में एकदम ही बहुत दूर दूर हैं। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, ठीक है, वो हम अभी पढ़ेंगे। सिंपल से थोड़ा सा बताती हूँ मैं। इसका मेन रीज़न होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द मूवमेंट इन द पार्टिकल्स। पॉइंट नंबर 3 पढ़िए, यहाँ पे लिखा है मूवमेंट इन दी पार्टिकल्स। अभी आपके कोर्स में नहीं है, स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। आप अभी आओगे तो क्लास 6 में ही टर्म 2 फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ोगे, काइनेटिक एनर्जी। पहले तो ये समझो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। वैसे तो आई शुड नॉट बी टेलिंग यू, आई शुड नॉट बी टेलिंग इट टू यू, बट जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा अगर कोई हॉट्स क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी हैविंग एन आइडिया फॉर दैट, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो थोड़ी या ज़्यादा, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, पर उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी हर उस ऑब्जेक्ट में होती है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object when it is moving। अब काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैटर में भी एग्जिस्ट करती है। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। हाउ? अब जो ये पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स में अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड्स में दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और गैसेस में एकदम ही बहुत दूर दूर होते हैं। द रीज़न बीइंग काइनेटिक एनर्जी जो सॉलिड्स में होती है वो बहुत कम होती है, लिक्विड्स में उससे ज़्यादा होती है, और गैसेस में एकदम ही ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी गैसेस में एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। और मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, जो गैसेस होती हैं उसमें मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू वेयर वी वर स्टडिंग। अब बात करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में। मैंने आपको अच्छे से जूम इन करके बताया इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में इन सॉलिड्स। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस क्या होती है? द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इज नोन एज इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो मैटर होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में जो स्पेसेस होती हैं उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। आप देख पा रहे हो सॉलिड्स में सबसे कम स्पेस है, लिक्विड्स में थोड़ी ज़्यादा है, मोर स्पेस देन सॉलिड्स, और गैसेस में सबसे ज़्यादा स्पेस है। मैक्सिमम और मिनिमम पता होना चाहिए, लिक्विड्स का तो आप कर ही लोगे, ठीक है। सिंपल सा आपको दिमाग में सिर्फ एक बात बैठानी है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस होती क्या है। सॉलिड्स जो हैं उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ लेते हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन देयर इज मिनिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स है ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं? दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स। यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स? अट्रैक्शन। फोर्स का नाम है अट्रैक्शन। और ये फोर्स क्यों लग रही होती है? सबसे पहली बात देखो ये है कि ये सारे जो पार्टिकल्स एक दूसरे के कैसे जुड़े हुए होते हैं, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, इसको सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है जब सॉलिड्स में सबसे कम स्पेस हो। सॉलिड्स में अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम होती है, और सिर्फ इस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मैं FA करके लिख रही हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो सबसे कम होती है, इट इज़ द लीस्ट। अब जो लिक्विड्स होते हैं उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो जो सॉलिड्स होते हैं उससे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि स्पेस भी ज़्यादा होती है। गैसेस में जो स्पेस है वो मैक्सिमम होती है, और इसी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकेस्ट होती है। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ बताई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये यहाँ पे मैक्सिमम होता है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी कम स्पेस, ठीक है। और वही चीज़ गैसेस में जितनी ज़्यादा स्पेस उतनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन देयर इज मिनिमम स्पेस बिटवीन द particles, very strong when minimum space, very weak when maximum space is there between the particles. Solids जो होती है उसमें very strong होती है force of attraction, बल्कि यूँ कहते हैं हम कि maximum होती है। liquids में उससे कम strong होती है, और जो gases होती है उसमें very weak होती है which is minimum, ठीक है।
मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मैंने आपको बताया, काइनेटिक एनर्जी ऊपर पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। पार्टिकल्स शो मूवमेंट और उसी मूवमेंट को हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो सॉलिड्स होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये दे मूव अबाउट देयर ओन पोजिशन। आपको लग रहा होगा कि वो इतने क्लोज होते हैं तो कैसे मूव करते होंगे, नहीं, वो मूव नहीं करते हैं, मतलब वो मूव करते हैं, बहुत थोड़ा सा करते हैं, और उस मूवमेंट को हम कहते हैं वाइब्रेट करना। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, सॉलिड के, वो वाइब्रेट करते हैं अपनी ही जगह पे। लिक्विड्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, कहीं ना कहीं मूव कर रहे होते हैं। देखो कंटिन्यूअस है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई मूव ना कर रहा हो या किसी टाइम पर रुकता हो, सब अपने अपने जब मन करता है वो मूव करते ही रहते हैं, ठीक है। जो सॉलिड्स हैं उनका मैंने आपको बता दिया। कमिंग टू गैसेस, दे मूव इन एनी रैंडम डायरेक्शन। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक पार्टिकल यहाँ है, फिर दूसरा पार्टिकल यहाँ है, ठीक है। उनका जहाँ मन करता है वो वहाँ घूमते रहते हैं। लिक्विड्स क्या है, वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है उनका। गैसेस का जहाँ मन करता है वो उसी डायरेक्शन में चल देते हैं। जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे कि गिव रीजन, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप होता है, और वो रिजिड होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? द रीजन बीइंग, जो मैंने आपको पढ़ाया, इंटरमोलिकुलर स्पेस आप लिखोगे, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखोगे, ठीक है। जो सॉलिड्स होती है उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप होता है। सबसे ज़्यादा रीजन आता है कि सॉलिड्स आर रिजिड। वाई? सॉलिड्स इसलिए रिजिड होते हैं क्योंकि उनकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली एक दूसरे से लगे होते हैं। नंबर 2, जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती हैं वो बहुत कम होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड्स। सेम चीज़ गोज फॉर लिक्विड्स, लेस रिजिड होते हैं। गैसेज जो होती हैं वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती। रीज़न क्या है? आप सिर्फ वही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लिखोगे, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है और वो लिखोगे, और इंटरमोलिकुलर स्पेसेस के बारे में लिखोगे, ठीक है। अब एक चीज़ आपने मुझे अगेन आउट ऑफ द बॉक्स ही चीज़ है, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, बट मे बी आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो लेट मी टेल यू। मास वर्सेस वेट। आपको लगता है कि मास की जहाँ पे बात हो रही है वहीं पे बात वेट की भी हो रही है। आपको लगता है कि जो मास और वेट है वो सेम है, बट इट्स नॉट द केस। मास का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कितना वे करता है। मैं वेट नहीं कह रही हूँ, आई एम सेइंग मास का मतलब होता है कि कितना मैटर होता है एक ऑब्जेक्ट में। एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना मैटर होता है, उसको कहते हैं मास, ठीक है भाई। अब वेट क्या होता है? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मास। वेट एक फोर्स होता है, सिंपल से ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता होगा अर्थ सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर में अट्रैक्ट करके रखती है बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पे एक्सर्ट करा जाता है, हर ऑब्जेक्ट की तरह मास पे भी एक्सर्ट किया जाता है, और जब उसको मास पे एक्सर्ट करते हैं उसको कहते हैं वेट। सिंपल सी बात है, वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑन मैटर, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन द मास और द मैटर। मास इज हाउ मच मैटर एन एटम एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स। तो हम वेट का जो मतलब समझते हैं वो एक्चुअल में जब हम कहते हैं कि मेरा वेट इतना है, एक्चुअल में हम बात कर रहे थे टेक्निकल टर्म्स में, वी आर सेइंग कि हमारा मास इतना होता है। मास जो होता है ये कांस्टेंट, यानी वो कभी भी चेंज नहीं होता लोकेशन के साथ। वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो जगह से जगह चेंज होता आता है, ठीक है। मास का यूनिट केजी होता है, किलोग्राम इज नथिंग बट केजी, जो आप ऐसे बोलते रहते हो, ठीक है। यूनिट ऑफ वेट की बात करिए तो न्यूटन, रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एन कैपिटल बोला है, तो आपको भी एग्जाम में अगर आता है तो कैपिटल ही लिखोगे, दैट्स अ रूल फॉर वेट, ठीक है। टॉकिंग अबाउट वन थिंग मोर, मैंने आपको कहा कि जो मास है और जो वेट है वो अलग होते हैं। सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? आपका जो मास है वो जो अर्थ पे है वही मून पर रहेगा, लेकिन अगर आपका जो मास मून पर है, सॉरी जो आपका वेट अर्थ पे है वो मून पर नहीं रहेगा। आप मून पे जाओगे तो आपका वेट बदल जाएगा, लेकिन मास वही रहता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अब हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हैं। थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे बुक में देखने के लिए, बट दे आर नॉट सो डिफिकल्ट, आई विल टेल यू, अच्छे से समझाऊंगी मैं, सो आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम बात करने वाले हैं, सॉलिड्स ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है।
सॉलिड जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, इस बात को हमें प्रूव करना है। हमारा एम क्या है एक्सपेरिमेंट का? सॉलिड्स ऑक्यूपाई स्पेस। हमें ये प्रूव करना है कि जो सॉलिड है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, प्रोसीजर की बात करी जाए तो आपको एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? जस्ट शो यू इफ आई हैव एन इमेज। हाँ, ये मेजरिंग सिलेंडर के एग्जांपल है। इसमें देखो ग्रेजुएशंस होते हैं, दिस इज 0 ml 50 ml। ग्रेजुएशंस वो मार्किंग्स होती हैं जो उसकी वॉल पे होती हैं। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर का जो वॉल होता है उस पर इस तरह से मार्क्ड होता है। ठीक है, तो लेट्स कम बैक। हाँ, जो मेजरिंग सिलेंडर है उसको आपको लेना है और उसको 100 cc मार्क तक फिल कर लेना है विद वाटर। आप साथ साथ बुक खोल के अपनी जो इमेजेस दी गई हैं उसके साथ मैच कर सकते हो। ठीक है, आपने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, फिर उसको 100 cc मार्क तक फिल कर लिया। ठीक है, वाटर से फिल कर लिया। अब एक सॉलिड कोई भी लो, जैसे एक पत्थर लो, उसको इमर्स करो सिलेंडर के अंदर धीमे धीमे। उसको एक जो धागा होता है आप सबको पता होगा, एक कुछ स्ट्रिंग टाइप लो, उसमें उसको टाई कर दो सॉलिड को और धीमे से इमर्स करो। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो लेट मी टेल यू, ऐसे आपको इमर्स करना होता है कि जो सॉलिड है वो जो उसकी वॉल्स होती हैं, जिस कंटेनर में, जिस सिलेंडर में आप कर रहे हो इमर्स, उसकी वॉल्स को टच नहीं करना है। ठीक है, सिंपल से बात है। आपने मेजरिंग सिलेंडर लिया, 100 cc मार्क तक उसको भर लिया वाटर से, फिर जो सॉलिड है उसको स्लोली इमर्स करना है सिलेंडर में। जो वाटर लेवल है वो राइज हो जाएगा अबव द, जैसे आप एकदम बॉटम तक जाओगे, एकदम आपको टच नहीं करना है। जब बॉटम तक जाओगे, जैसे जैसे इमर्स करते जाओगे अंदर अंदर, जितनी डेप्थ में आप जाओगे वैसे वैसे जो वाटर लेवल है वो राइज होता जाएगा 100 cc मार्क के ऊपर। और अगर सॉलिड को आप हटा दोगे वैसे ही आपका जो वाटर लेवल है वो वापस 100 cc मार्क तक आ जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन की बात करी जाए तो द सॉलिड ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ द वाटर एंड दस पुशेस द वाटर लेवल अप। जो सॉलिड है वो ऐसा क्यों होता है? जो सॉलिड है वो वाटर की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। मैंने आपको कहा हर जो स्टेट ऑफ मैटर होता है उसमें थोड़ी थोड़ी स्पेसेस लेफ्ट होती हैं, इंटरमॉलिकुलर स्पेस होती हैं इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो लिक्विड है वो वाटर जो है वो एक लिक्विड है और उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या होते हैं, स्पेसेस होती हैं। अब जो स्पेसेस होती हैं, जैसे ही आप सॉलिड को इमर्स करोगे तो वो उस स्पेसेस को ऑक्यूपाई करता है और जब वो ऑक्यूपाई करता है तो जो वाटर लेवल है वो ऊपर पुश हो जाता है और वापस बैक हो जाता है, ओरिजिनल लेवल पे आ जाता है जब आप सॉलिड को रिमूव करते हो। और इसी वजह से हर सॉलिड और लिक्विड ऑक्यूपाई करता है स्पेस। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट फॉर बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ऑक्यूपाई स्पेस। ये आई डोंट रिमेंबर कि आपकी बुक में लिखा है इस तरह से या नहीं, बट अगर लिक्विड का भी आपको बोलते हैं कि लिक्विड्स ऑक्यूपाई स्पेस, इस बात को प्रूव करो विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, आप सेम एक्सपेरिमेंट पुट कर सकते हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, अपना एक्सपेरिमेंट हमें करना है और उसको प्रूव करना है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका मास होता है। तो सिंपल से एकदम एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पर दिखाया गया है, इसको एक स्केल कहते हैं। इस स्केल को इस स्केल के 2 साइड्स होते हैं। ठीक है, स्केल का जो 1 साइड है उस पर आपको रखना है एक सॉलिड। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सॉलिड है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आई विल ड्रॉ द सेम सॉलिड। यहाँ पे एक क्यूब रखा गया है। ठीक है, क्यूब आप सबको पता है, डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। तो ये क्यूब है इस टाइप का, इसको यहाँ पे प्लेस किया गया, एक सॉलिड है ये, इसको 1 साइड पे प्लेस किया स्केल के। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो स्केल है वो टिल्ट हो जाती है उस साइड पे जिस साइड पे सॉलिड होता है। ऐसा क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि इस साइड पर सॉलिड है। कौन सी साइड पर सॉलिड है? सॉलिड हमारा जस्ट अ सेकेंड, हमारा जो सॉलिड है वो इस साइड पर है और इस वजह से जो हमारी स्केल है वो इस तरफ टिल्ट हो जाएगी, वो इस तरफ भारी हो जाएगी और इस वजह से वो टिल्ट हो जाएगी, यानी टेढ़ी हो जाएगी जिस साइड पे स्केल सॉलिड को प्लेस किया गया। एंड कंक्लूजन सेज देयरफॉर ऑल सॉलिड्स हैव मास, हर सॉलिड के पास मास होता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज नंबर 3 आती है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड्स का डेफिनेट फिक्स वॉल्यूम होता है, ये आपको प्रूव करना है। सो प्रोसीजर सेज अ सॉलिड इज टेकन एंड प्लेस्ड इन कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। आपको क्या लेना है, आपको एक सॉलिड लेना है और उसको डिफरेंट टाइम पे तो नहीं, मतलब एक बार ही आपने एक कंटेनर में डाला, फिर दूसरे कंटेनर में, फिर तीसरे कंटेनर में, डिफरेंट शेप्स की होने चाहिए कंटेनर्स और उसमें आपको सॉलिड को इमर्स करना है। ठीक है, आप ऑब्जर्व ये करोगे जो वाटर राइज होगा वो सेम लेवल में होगा इन ईच केस। ये मैंने आपको बता दिया कि जब आप उसको इमर्स करते हो
तो जो वाटर होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं जिसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं सॉलिड, और इस वजह से जो वाटर लेवल है वो राइज होता है। अब तीनों के तीनों कंटेनर्स में क्योंकि वो डिफरेंट शेप्स के हैं उसके बावजूद जो सॉलिड है उस सेम लेवल तक राइज होगा। आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी 100 ml तक ही राइज हुआ है, आई मीन अप्रॉक्सीमेटली इट्स 150 ml, ठीक है। सेम गोज फॉर हेयर, इट्स ऑल्सो अगेन 150 ml, 100 to 150 ml, एंड द सेम यहाँ पे भी 100 के ml के पास में ही है। एक्चुअल में ये एग्जैक्ट वही होगा, पर क्योंकि यहाँ पे अच्छे से इमेज क्लियर नहीं है इसलिए आई सेड 100 to 150 ml, बट वहाँ पे एक्चुअल जो हुआ होगा वो एग्जैक्टली सेम होता है। वाटर राइज लेवल, जो लेवल राइज होता है दैट इज़ द सेम, और जो कंक्लूजन है वो कहता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट होती है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज लिक्विड्स हैव मास। हमें प्रूव करना है कि लिक्विड्स मास उनका मास होता है, ठीक है। वन थिंग यहाँ पे देयर इज़ अ मिस्टेक, एरर है यहाँ पे जो बलून है उसकी बजाय पे जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। आई डोंट नो हाउ दिस मिस्टेक हैज़ हैपेंड, बट द थिंग इज़ यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है और उस बीकर में थोड़ा सा वाटर है। दिस इज़ वाटर है, इसलिए मैं इसको ब्लू कर देती हूँ। यहाँ पे बलून बाय मिस्टेकनली रखा है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगैन, बाय मिस्टेकनली यहाँ पे बलून रखा है। हमने यहाँ पे एक बीकर में वाटर को रखा है, ठीक है। एक साइड स्केल की एक साइड पे हमने बीकर में वाटर रख दिया है, और जो अब हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि स्केल उस साइड पर टिल्ट हो जाएगी जिस साइड पर लिक्विड प्लेस है। तो जो लिक्विड है ये इस साइड पर प्लेस्ड है, इसलिए जो स्केल है वो इस साइड पर टिल्ट हो जाएगी, विच मीन्स इस तरफ पे वो राइज हो जाएगी, सॉरी इस तरफ पे वो टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। कंक्लूजन, मास ऑफ द लिक्विड इन द बीकर कॉजेज द स्केल टू टिल्ट। जो बीकर में लिक्विड है उसका जो मास है उसकी वजह से जो स्केल है वो टिल्ट होती है, वो टेढ़ी होती है, और इसलिए हम कहते हैं कि हर लिक्विड का मास होता है। लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। हमने लिया लिक्विड एक मेजरिंग सिलेंडर में और उसको फिर हमने दूसरे कंटेनर में पोर कर दिया। जो लिक्विड जो वॉल्यूम है लिक्विड कंटेनर में, जो लिक्विड की वॉल्यूम है वो सेम है जो कि आपने मेजरिंग सिलेंडर में देखी होगी। देखो आपने क्या किया, आपने पहले एक ये मेजरिंग सिलेंडर होता है इसको आपने लिया और यहाँ पे 100 ml मार्क तक आपने उसको फिल कर दिया वाटर से। अब इसमें आपने एक जगह कहीं लिख लिया, नोट कर लिया कि 100 ml है। आप जब उसको दूसरे कंटेनर में पोर करोगे, उसमें भी ग्रेजुएशंस हैं वॉल्स पर, तो वहाँ पर भी 100 cc मार्क तक ही पानी गया। तो आपने पानी को ना तो ऐड ऑन किया था ना उसमें कुछ कम किया था, लेकिन इस बात से ये प्रूव होता है क्योंकि दोनों में सेम आता है 100 cc मार्क, इस वजह से ये बात प्रूव होती है कि जो लिक्विड्स हैं उनका डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड्स अपनी वॉल्यूम रिटेन करते हैं लेकिन उनका जो शेप है वो चेंज होता है। उनको आप किसी भी शेप के कंटेनर में रख दो लेकिन उनका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप। लिक्विड्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, एकदम सिंपल सी एक्टिविटी है, सॉरी एक्सपेरिमेंट है, बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, आपने एक मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड को लिया, उसको फिर डिफरेंट कंटेनर्स में पोर कर दिया। पहले आप मेजरिंग सिलेंडर में रखो, फिर कोनिकल फ्लास्क में डाल दो, बीकर में डाल दो, और इतने सारे आपने फ्लास्क के नाम पड़े हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, इस तरह से किसी भी 2-4 फ्लास्क में आपने उसको डाल दिया सेम लिक्विड को। अब जो लिक्विड है इट टेक्स अप द शेप ऑफ ईच कंटेनर, वो हर एक कंटेनर का शेप ले लेता है, ठीक है। आप इसमें पानी डालोगे तो इसके शेप का आ जाता है। अब इसमें देखो इसका जो बॉटम है ये क्या है, ये राउंड बॉटम है, तो इस वजह से जो पानी है उसका शेप भी राउंड सा लग रहा है। ये कोनिकल है इसलिए यहाँ पर भी आपको इस टाइप का मिल रहा है देखने को, पानी का लेवल, पानी का शेप, सॉरी। देयरफॉर ऑल लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप। इसलिए जो लिक्विड्स होते हैं उनका कोई डेफिनेट शेप, फिक्स शेप नहीं होता है। कमिंग टू गैसेज ऑक्यूपाई स्पेस, तो इसके एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या करना है, द प्रोसीजर सेज कि हमने लेना है एक एम्प्टी ग्लास टम्बलर और उस एम्प्टी ग्लास टम्बलर को हम लोअर करेंगे इनटू अ बीकर ऑफ वाटर, यानी उसको हम उसमें डालेंगे। हमने ये लिया, फिर उसमें हमने ऐसे उल्टा कर दिया, ठीक है। ऑन टिल्टिंग द टम्बलर टू वन साइड, इस तरह से आप जब उसको टेढ़ा करके एक साइड का ऐसे कुछ चेक करना होता है तो हम जैसे टेढ़ा करते हैं ना, तो ऑन टिल्टिंग द टम्बलर टू वन साइड जो आपको दिखेगा उसमें एयर बबल्स दिखेंगे
और एयर बबल्स कहाँ से आ रहे होंगे, बीकर के लोअर एंड से एयर बबल्स आ रहे होंगे ऊपर। कंक्लूजन सेज जो एयर होती है टम्बलर के अंदर कुछ एयर रही होगी डेफिनेटली, तो जो वो एयर है वो डिस्प्लेस होती है, यानी उसका जो पोजीशन है वो चेंज होती है, और जो बबल्स हैं वो पुश होते हैं फ्रॉम इट्स लोअर एंड। देयरफॉर ऑल गैसेस ऑक्यूपाई स्पेस, हर गैस का कुछ ना कुछ स्पेस होता है, इस वजह से वो डिस्प्लेस हुई थी जब हमने उसको लोअर किया था उसमें। अब नेक्स्ट इज गैसेस हैव मास, हमें ये बात प्रूव करनी है। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, जैसे हम अभी तक बाकी सॉलिड लिक्विड को किया हम वैसे ही कर रहे होंगे। हमने एक बलून को इन्फ्लेट किया एयर के साथ उसमें, यानी उसमें एयर भर दी, उसको फैला दिया बलून को, हमने स्केल के एक साइड पे रख दिया, ठीक है, इस साइड पे हमने रख दिया बलून को। जो स्केल है वो साइड पे टिल्ट हो जाएगी जहाँ पे बलून है, टिल्ट मतलब वो उस साइड पर टेढ़ी हो जाएगी। कंक्लूजन क्या निकलता है, मास ऑफ द गैस दैट इज एयर इन द बलून, मास ऑफ द गैस, जो एयर है वो क्या है, वो एक गैस है, ठीक है। जो एयर का मास है, यूं कह लो कि जो गैस का मास है बलून में, उसकी वजह से जो स्केल है वो एक साइड पे टिल्ट हो जाती है। देयरफॉर ऑल गैसेस हैव मास, हर गैस का मास होता है। गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम और शेप। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक गैस जार लेना है और उस गैस जार में कलर्ड गैस भर लेनी है, उसको फिल कर लेना है। और जैसे आपने ले लिया ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कलर्ड गैस होती है, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। अब इसको आपने इन्वर्ट किया ओवर एन एम्प्टी बीकर, एक एम्प्टी बीकर के ऊपर उसको उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने पर क्या होगा, जो कलर्ड गैस है वो एम्प्टी हो जाएगी सिलेंडर से, आपका जो सिलेंडर था, जो ग्लास जार था, गैस जार था सॉरी, उससे वो एम्प्टी हो जाएगा और कंप्लीटली शेप ले लेगा उस बीकर का, उसका शेप, उस बीकर का शेप और वॉल्यूम ले लेगा जिसमें आपने उसको इन्वर्ट किया है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि गैसेस का कोई भी वॉल्यूम या शेप नहीं होती है, जिस कंटेनर में डाल दोगे उसी कंटेनर की वो वॉल्यूम भी ले लेंगे और शेप भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के जो स्टेट है वो कैसे चेंज होता है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एक बहुत भारी सा टर्म लगता है, बट इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग यू एवर स्टडी इन केमिस्ट्री। इन्वॉल्व्स, अब देखो ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है ये, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मैटर का जो वन स्टेट है उससे दूसरे स्टेट में चेंज हुआ और बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस भी होना, कन्वर्ट इज नोन एज इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। जैसे लेट्स से मैंने किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया और वापस से उस लिक्विड को लेट्स से मैंने उसको फ्रीज कर दिया, तो वापस से उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सॉलिड में। तो जो ये मैंने प्रोसेस करी, दिस प्रोसेस इज इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदलना और वापस उसका जो ओरिजिनल स्टेट था उसमें बदलना। अब अगर मैं एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट से आपको बताती हूँ, मैंने लेट्स से मैंने पहले उसको सॉलिड को मैंने सॉलिड लिया, मैंने सॉलिड को बदला लिक्विड में, देन मैंने उस लिक्विड को गैस में बदला, और उसके बाद अगर मैंने उसको फिर बदला लेट्स से सॉलिड में, तो भी उसको इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर ही कहलाया जाएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट ये था और एंड प्रोडक्ट ये था। यानी अगर फर्स्ट प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट सेम है, यानी फर्स्ट चीज़ और लास्ट चीज़ सेम निकलती है, तो इट इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। स्टार्टिंग में भी हमारे पास सॉलिड था, हमने उसको लिक्विड में बदला, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में बदला, फिर हमारे पास गैस मिलती है। अब गैस को हम वापस से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड वी गेट सॉलिड अगेन, तो उस प्रोसेस को हम पूरा कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। अब ये प्रोसेस होती कैसे, सिंपल से इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर की बात है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट बाय चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। इसको ऐसे नहीं कहा जाता, इसको कहते हैं बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड और प्रेशर, हमेशा ऐसा लिखा जाता है, विच मीन्स हो सकता है टेम्परेचर में चेंज हो सकता है प्रेशर में चेंज हो, जिसके रीजन से इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर हो। ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर प्रेशर दोनों में चेंज हो, जिसकी वजह से इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑफ स्टेट आप सबको पता है, स्टिल आई एम गिविंग अ क्विक रिकैप। सबसे पहले आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, हीट इज एडेड को मैं ऐसे लिखती हूँ ऑन हीटिंग, ठीक है।
चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की हम बात करें, सबसे पहले आता है मेल्टिंग। अ सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग। जब एक सॉलिड लिक्विड में बदलता है, वो भी तब जब उसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, जब उसको आप हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। आइस का मेल्ट होना आप सबको पता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल दिया मैंने। अ ब्लॉक ऑफ बटर मेल्टिंग, आपने फ्रीजर से निकाला, तो जब आप फ्रीजर से निकालते हो बटर, वो कैसा होता है, इट इज़ इन द क्यूब शेप। वो जिस भी शेप का आपने खरीदा होता है शेप में होता है, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। और जब आप उसको थोड़ी देर बाहर रखते हो तो वो मेल्ट होने लगता है। आपने उसको उसमें हीट नहीं प्रोवाइड करी, लेकिन वो फिर भी थोड़ी देर में मेल्ट होने लगता है, क्योंकि आपका जो रूम टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो टेम्परेचर में वो रखा हुआ था बटर इन द फॉर द प्रीवियस फ्यू आवर्स। ठीक है, ठीक है। अब इसी का उल्टा होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज लिक्विड चेंजिंग इनटू सॉलिड। जब सॉलिड लिक्विड में बदलेगा तो वो मेल्ट होगा। जब लिक्विड सॉलिड में मेल्ट होगी तो लिक्विड जो है जब सॉलिड में चेंज होगा ऑन कूलिंग। हीट इज रिमूव का मतलब ऑन कूलिंग। जब हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड को हम कूल करेंगे, उसको ठंडक पहुंचाएंगे, तो क्या होता है, वो फ्रीज हो जाता है। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज वाटर टर्निंग इनटू आइस। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आइस मेल्ट होती है। क्या होता है, आइस इज अ सॉलिड और मेल्ट होकर हमें क्या मिलता है, हमें लिक्विड मिलता है। तो सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग। ऑन हीटिंग जो है ये लिखना बहुत बच्चे भूल जाते हैं और यहीं पे मार्क्स कटते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फ्रीजिंग का आप ऐसे याद कर सकते हो, वाटर जो है उसको आप फ्रीज करते हो तो आपको आइस मिलता है। वाटर क्या है, लिक्विड है। आइस क्या है, सॉलिड है। ये कैसे हुआ, जब आपने उसको कूलिंग दी। आप जब फ्रीजर में रखते हो तभी तो वो होता है ना, आइस में बदलता है। तो फ्रीजिंग इज व्हाट, आप फ्रीजिंग इज नथिंग बट आप उसको कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हो फ्रीजर में, दैट इज फ्रीजिंग। टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑफ स्टेट की बात करिए तो अब नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस। जब लिक्विड गैस में बदलती है ऑन हीटिंग। हीट इज एडेड कर, फिर से मैं वही चीज़ यहाँ पे लिखूंगी, ऑन हीटिंग। लिक्विड गैस में चेंज होती है जब आपने उसको हीट प्रोवाइड करी, इट इज इवेपोरेशन। एग्जाम्पल बीइंग वेट क्लोथ्स ड्राइंग इन द सन। जो वेट क्लोथ्स होते हैं वो सन में ड्राई होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैसे, जो सॉक्स थे आपके, जो कभी वेट क्लॉथ्स थे, तो इसमें क्या है, इसमें लिक्विड थोड़ा बहुत, भले ही आप कितनी भी अच्छे से वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो, बट जो वो होते हैं क्लॉथ वो गीले ही होते हैं, राइट। क्लॉथ्स वेट होते हैं, इसीलिए हम उसको ड्राई करने के लिए सन में डालते हैं। तो क्योंकि वो क्लॉथ वेट था, इसका मतलब कोई चीज़ गीली कब होती है, जब उसमें लिक्विड होता हो। तो हम कह सकते हैं कि उसमें लिक्विड था, येस वी कैन एब्सोल्युटली से। अब जब वो ड्राई हो गया तो हमारे पास क्या है, वी डू नॉट हैव एनी, हमारे पास कुछ है नहीं। बट वो जो गीले से सूखता कैसे है, जो उसमें लिक्विड पार्टिकल होता है वो वेपर बन के इवेपोरेट हो जाते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज अ सिंबल फॉर नथिंग बट इवेपोरेशन। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा। सो नेक्स्ट थिंग कम्स कंडेंसेशन। ये इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। हीट इज रिमूव का कुछ ना लिखो तो चलेगा, बट यू शुड बी राइटिंग ऑन कूलिंग। ठीक है, जब एक गैस लिक्विड में बदलती है तो उसको कूलिंग कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल बीइंग क्लाउड फॉर्मेशन। जब क्लाउड बनता है उसी से बारिश होती है। अब क्लाउड कैसे बनता है आपको अभी नहीं पता, बट दे आर फॉर्म ड्यू टू गैसेस। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसको। ठीक है, गैसेस से बना होता है एक क्लाउड, और वो चेंज होता है एक लिक्विड में जिससे बारिश होती है, राइट। इट इज़ व्हाट, इट इज़ कंडेंसेशन। एक बहुत अच्छा सा मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है, ये आपको हो सकता है आपकी बुक में हो सकता है ना हो, बट आपको ये आना चाहिए क्योंकि ये आता है एग्जाम्स में इस तरह से चार्ट फॉर्म में, टेबल फॉर्म में। तो देखो जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई, सॉलिड जो है जब लिक्विड में बदलता है तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। लिक्विड जब गैस में बदलती है उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। और जब गैस, ये आपने अभी नहीं पढ़ा है बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, जब गैस सॉलिड में बदलती है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ये आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ठीक है, गैस चेंजिंग इनटू सॉलिड इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को इग्नोर करते हुए जितना पढ़ा है उतने तक मैं रहूँगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। गैस टू सॉलिड नहीं पढ़ा, स्टिल आप बस इतना समझ लो, गैस को सॉलिड में बदलते हैं तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं देखो, जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में बदलती है सिर्फ तभी है उसको हम सब्लिमेशन का नाम देते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सॉलिड को लिक्विड में बदला, लिक्विड को गैस में बदला और फिर लास्ट में बोलते हैं कि सब्लिमेशन का प्रोसेस है क्योंकि पहले हमारे पास सॉलिड था, लास्ट में हमें गैस मिला। नो,
सब्लिमेशन हम सर तब कहते हैं जब सॉलिड को जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदलता है तब हम उसको कहते हैं कि वो सब्लिमेशन की प्रोसेस हुई है। अब इसका उल्टा क्या होता है, डिपोजिशन होता है। गैस टर्निंग इनटू सॉलिड इज डिपोजिशन। इस सब को इग्नोर करते हुए सॉलिड को लिक्विड में बदला, वो हुआ मेल्टिंग। लिक्विड गैस में बदली, वो हुई इवापोरेशन। अब जो गैस है उसको वापस लिक्विड में कन्वर्ट किया, गिव्स यू कंडेंसेशन की प्रोसेस। ठीक है, जब कंडेंसेशन हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, लिक्विड आ गया। लिक्विड को हमने वापस से सॉलिड में बदलने के लिए हमने उसको फ्रीज कर दिया, यानी फ्रीजिंग की प्रोसेस हुई। मिल गया आपको पूरा इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर का ब्रीफ। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है फिल इन द ब्लैंक्स में, मेल्टिंग पॉइंट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी जो हमेशा सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड। जिस टेम्परेचर पे कोई एक पर्टिकुलर सॉलिड मेल्ट करता है लिक्विड में, उस टेम्परेचर को वो सेम होता है टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर का नाम हम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ऐसे देख के लग रहा होगा क्या लिख दिया है, इट्स नथिंग बट 0 डिग्रीज सेल्सियस, ऐसे लिखते हैं हम नॉर्मली कॉपी में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करी जाए तो ये वो कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड बॉयल होने लगता है, विच स्टार्ट्स बॉइलिंग। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, विच इज नथिंग बट रिटन लाइक दिस। सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है, ये जरूर से आता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कम्स इंटरमोलिकुलर स्पेस इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है और उसके बारे में हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। नाउ द एम इज टू शो दैट इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आर ऑक्यूपाइड। सिंपल सी बात है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोसीजर की बात करें तो आपको पेबल्स को एक प्लास्टिक बीकर में लेना है। Add sugar to pebbles taken in a plastic beaker or sands to glass balls in a beaker. दो ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट वन इज प्लास्टिक बीकर लो, उसमें पेबल्स डालो और उसमें शुगर ऐड कर दो। ठीक है, अनदर ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ले लो, अनदर ऑप्शन इज दैट यू टेक अ बीकर, आपने एक बीकर ले लो, उसमें आप ग्लास बॉल्स डाल दो और ग्लास बॉल्स में सैंड को ऐड कर लो। ठीक है, ये दो ऑप्शंस हैं। ऑब्जर्वेशन सेज द शुगर और द सैंड गोज इनटू द स्पेस बिटवीन द पेबल्स एंड द ग्लास बॉल्स रेस्पेक्टिवली। अब क्या होगा कि जो शुगर है या सैंड जो भी आपने लिया है, अगर शुगर ली है तो वो पेबल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं उसमें चली जाएगी, और अगर ग्लास बॉल्स लिया है तो उसमें सैंड चली गई, उसकी स्पेसेस जो होती हैं उसमें सैंड चली जाएगी। कंक्लूजन ये है, ये हमने एक इमेजिनेटिव डिमॉन्स्ट्रेशन करके देखा, ये दिखाने के लिए जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती हैं पार्टिकल्स के बीच में वो इजीली ऑक्यूपाई कर ली जाती हैं। हम यहाँ पे ये प्रूव नहीं कर रहे थे बेसिकली कि इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, हम ये प्रूव कर रहे थे कि इंटरमोलिकुलर स्पेस होती भी है और साथ ही साथ उन इंटरमोलिकुलर स्पेसेस को हम नहीं बल्कि जो भी सब्सटेंस है वो ऑक्यूपाई कर सकता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ मैटर इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में एक्सपेंशन ऑफ मैटर होता है और सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। इस बात को शो करने के लिए हम दो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। नंबर 1 एक्सपेरिमेंट ये है जिसमें आपको लेना है एक आयरन बार। आयरन बार इज टेकन और उसकी जो लेंथ है वो अच्छे से एक्यूरेटली मेजर कर ली गई है। आयरन बार को फिर आप स्लोली हीट करोगे फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ी देर के लिए आप आयरन बार को हीट करोगे और फिर उसकी लेंथ को वापस से मेजर करोगे एक्यूरेटली। एक्यूरेटली कैसे मेजर कर सकते हो, यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स इज यूँ कह लो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप एक्यूरेट मेजर कर सकते हो। ठीक है, आपने दोबारा से मेजर कर लिया। ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आयरन बार है उसको हीटिंग करने पे उसकी लेंथ बढ़ गई है। अब क्या करो, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कहता है टू टेक अ सिंपल बॉल। एक सिंपल से आपको बॉल लेना है। ये बॉल एंड रिंग का जो मैं ये बताने जा रही हूँ इसको बॉल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बड़े होकर आप इसको बोलोगे ग्रेव सैंड्स रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, काफ़ी जगह आपको पढ़ना पड़ता है। एज फार एज आई नो एटलीस्ट क्लास 8 तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये। ठीक है, अ सिंपल बॉल एंड रिंग अपैरेटस इज टेकन। इसकी इमेज आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक सिंपल बॉल है और एक रिंग है। इसका अपैरेटस लेना है विच कंसिस्ट ऑफ अ मेटल बॉल। इसमें एक मेटल बॉल है जो सिर्फ पास थ्रू हो सकती है सर्कुलर मेटल रिंग से। जो सर्कुलर मेटल रिंग है उसके सिर्फ क्या हो सकती है, वो पास हो सकती है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वो पास हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है,
मेटल बॉल इज देन हीटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिर जो मेटल बॉल है उसको आपको हीट करके रखना है, ठीक है। जब आप हीट करके रखोगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप ऑब्जर्व ये करोगे कि हीटिंग के बाद जो मेटल बॉल है वो पास नहीं होगी रिंग के थ्रू। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो हीटिंग की वजह से उसका जो साइज़ है वो बढ़ गया है और वो रिंग के थ्रू पास नहीं हो सकती है। कंक्लूजन, ऑल सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। इससे हमें ये देखने को मिला कि सारे के सारे जो सॉलिड्स है वो हीटिंग में एक्सपैंड होते हैं। अब आप घबराओ नहीं, अगर आप एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट करते हो, ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में जो हीटिंग है उसके बाद जब वापस से जो भी ऑब्जेक्ट आपने किया, जैसे आयरन बार लिया है तो वो, या फिर अगर आपने बॉल लिया है तो वो, दोनों की दोनों चीज़ें ऑन कूलिंग कह लो या यूँ कह लो, थोड़ी देर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, ठीक है। ये इमेज है इस तरह से, ठीक है। ये आपने पहले ही से स्क्रीन में मैंने आपको दिखा दी, सो नो नीड फॉर शोइंग मी अगैन। बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार फिर से। आपने क्या किया, आपने एक रिंग एंड बॉल, इसको कहते हैं रिंग एंड बॉल अपैरेटस, ठीक है। आपने लिया सबसे पहले नॉर्मल ओरिजिनल जो बॉल है उसको देखा कि वो उससे पास हो रही है या नहीं, पास हो रही है, वेरी गुड। अब उसको आप हीट कर लोगे, उसके बाद वो आप इससे पास नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो साइज़ है वो बढ़ गई, उसमें एक्सपेंशन हो गया। नाउ विल स्टडी एक्सपेंशन ऑफ मैटर इन लिक्विड्स, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कहता है कि टेक वाटर इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब लो, उसमें वाटर डालो और ब्रिम तक उसको फिल कर लेना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है उसको फिट करना है विद अ कॉर्क। टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है उसमें कॉर्क फिट करना है विद अ कैपिलरी एट द सेंटर ऑफ द कॉर्क। कॉर्क के सेंटर पे कैपिलरी होनी चाहिए, दैट्स मस्ट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इज, जब आप उसको हीट करोगे तो जो वाटर है हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में, अच्छा आप मुझे कमेंट्स में ये बताओगे कि हमने यहाँ पे हीटिंग के पर्पस है, बल्कि सर आप मुझे ये बताओ कि हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब का क्यों यूज़ किया और किसी नॉर्मल ग्लास टेस्ट ट्यूब का यूज़ नहीं किया हमने। कमेंट्स में आप मुझे बताएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स पे लिख दीजिएगा आई डू नॉट नो दी आंसर, या प्लीज टेल दी आंसर टू द क्वेश्चन यू आस्क, मैं आपको आंसर बता दूंगी, ठीक है। ऑन हीटिंग, जब आप उसको हीट करोगे जो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में जो वाटर है वो कैपिलरी में राइज हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में वाटर था वो एक्सपैंड करता है ऑन हीटिंग। कंक्लूजन क्या निकला? ऑल लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। सारे के सारे जो लिक्विड्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं हीटिंग में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या गैसेस करती हैं? सो इसके लिए भी लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट। एक्सपेरिमेंट सेज टेक एन एम्प्टी हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। आपको फिर से हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब लेना है, इस बार खाली लेना है, एम्प्टी लेना है, फिटेड विद अ कॉर्क हैविंग अ कैपिलरी एट इट्स सेंटर। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, इसमें ऐड कर लेना ARY कैपिलरी, ठीक है। एक कॉर्क लो, उसके सेंटर में कैपिलरी फिट कर दो और अब जो कॉर्क है उसको हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में फिट कर दो। कलर्ड वाटर को कैपिलरी में पोर कर दो। हीट करने पे आपको ये देखने को मिलेगा, जो जब आप टेस्ट ट्यूब को हीट करते हो तो कलर्ड वाटर इज सीन टू राइज अप इनसाइड द कैपिलरी। जो कैपिलरी है उसके अंदर जो वाटर है, कलर्ड वाटर है, वो राइज होगा। और क्यों राइज होगा? क्योंकि जो एम्प्टी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एयर है वो एक्सपैंड हुई। ध्यान रहे ये बात, मैंने कहा एम्प्टी है टेस्ट ट्यूब, मैंने ये नहीं कहा कि उसमें एयर भी प्रेजेंट नहीं है। अगर एयर भी प्रेजेंट नहीं है तो उसको कहते हैं इवैक्यूएट करो, ठीक है। मैंने इवैक्यूएट करने को नहीं बोला, इवैक्यूएट ये होता है, ठीक है। मैंने इवैक्यूएट करने को नहीं बोला, मैंने आपको कहा कि एम्प्टी कर दो उसको, ठीक है। एम्प्टी का मतलब उसमें एयर प्रेजेंट होगी। तो जो एयर है वो एक्सपैंड करती है हीटिंग में और इस वजह से जो कलर्ड वाटर है वो राइज होता है, वो आपको नजर आएगा। एंड वी से ऑल गैसेज एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। इसमें जो सॉलिड होता है वो सबसे ज़्यादा एक्सपैंड, सबसे कम एक्सपैंड करता है और जो गैसेज है वो सबसे ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं, ठीक है। रीजन बीइंग, अगेन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। ये रीजनिंग में आता है, सो बी प्रिपेयर्ड। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जरा थोड़ी सी बात करी जाए तो कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 कम्स एज ब्राउनियन मूवमेंट, आपको पता होना चाहिए, आपका बेसिक्स है, ठीक है। रैंडम जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर और वाटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट देखा जाता है एयर में और वाटर में। अब जो रैंडम जिगजैग मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, एयर और वाटर में पार्टिकल्स होते हैं, राइट। अब जो ये होते हैं रैंडम जिगजैग मूवमेंट, कहीं भी जहां मन चाहता है वहां वो मूव करते थे। आप GIF यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट का जो ये GIF है इसमें आप देख पा रहे हो कि जो वाटर में, या सिर्फ इतना ध्यान दो, जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव हो रहे हैं, जिगजैग मूवमेंट। कोई पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं है, जहां उनका मन कर रहा है वो वहां मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अमंग द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ब्राउनियन मूवमेंट जो है ये मैक्सिमम होता है गैसेज में,
ऐसा इसलिए क्योंकि जो उनकी इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा स्पेस होगा उतना ज़्यादा वो डिफरेंट वे रैंडमली वो मूव कर रहे होंगे, ठीक है। सॉलिड्स में जो इंटरमोलिकुलर sp का यहाँ पे मतलब है स्पेस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्योंकि मिनिमम होती है तो एकदम कम स्पेस है, और इस वजह से ब्राउनियन मूवमेंट बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है लगभग सॉलिड्स में। तो ब्राउनियन मूवमेंट ऐसा नहीं कि सॉलिड्स में होता नहीं है, वो नेग्लिजिबल होता है पर इतना थोड़ा होता है कि आपको वो नोटिस नहीं होगा, ठीक है। अब डिफ्यूजन की बात करी जाए तो इंटरमिंगलिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेज ऑन देयर ओन। जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिंगल होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं खुद ब खुद, बिना उनको जानबूझ के मिक्स करें, ऑन देयर ओन, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। सॉलिड्स में जो होते हैं पार्टिकल्स डिफ्यूज नहीं करते हैं, बल्कि और वहीं पर जो गैसेज होते हैं उसमें पार्टिकल्स बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको ऊपर कहा था कि सॉलिड्स जो हैं वो डिफ्यूजिबिलिटी शो नहीं करते हैं और गैसेज हाईली डिफ्यूजिबल होते हैं, ये सेम बात है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस के रीजन से होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं सेम सब्सटेंसेस की, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उसमें ये मोस्टली शो होता है। कोहेसिव फोर्सेज की बात करी जाए तो इंटरमोलिकुलर, नेक्स्ट कम्स कोहेसिव फोर्सेज, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस की जो सेम सब्सटेंस में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेज। जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, ब्राउनियन मूवमेंट, डिफ्यूजन और कोहेसिव फोर्सेज, ये तीनों की दोनों फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं, ठीक है। कोहेसिव फोर्स जो है ये मैक्सिमम होती है सॉलिड में, सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होती है, और गैसेज में नेग्लिजिबल होती है, एकदम ही कम होती है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, जो मैंने आपको पढ़ाया है इनको आई कॉल देम नोट्स, और जो ये नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक लिंक है, आप उस लिंक पर जाओगे, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, उनको देख सकते हो। ये नोट्स का फ़ायदा ये है आपकी बुक में बहुत एलाबोरेट वे में दिया गया, एंड आई फील कि जो नोट्स मैंने आपको यहाँ पे जिससे पढ़ाया है उसमें बहुत अच्छे से क्रिस्प कंसाइज वे में लिखा है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपकी बुक का कोई पॉइंट मिस किया गया, बुक के सारे पॉइंट्स इसमें कवर्ड हैं। सो या आपको क्लास 6 का कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ने से, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे बोलना कि इस क्लास का हमें ये चैप्टर चाहिए। I'll definitely try to make a video on that very soon। जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसकी बनाने की कोशिश करूँगी। एंड आपको कोई डाउट हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल को। क्लासेस का काफ़ी कुछ मैंने कवर करवा रखा है। साथ साथ वन थिंग टू नोट, एक चीज़ और, ओलंपियाड सीजन चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई हो तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो आउट। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको मिल रहा होगा। ओलंपियाड्स आर वेरी गुड फॉर यू। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं आपको एक्स्ट्रा एक्सपोजर, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिलता है। तो इफ़ यू वांट यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट। उसके सारे जो डिटेल्स वगैरह हैं वो उस वीडियो में मेंशन है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। आई विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep learning and keep exploring.